नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूँ स्ट्रेट टॉक। तो चीन लगातार ताकतवर होता जा रहा है और बड़ा सवाल ये कि भारत एशिया कॉन्टिनेंट में भी आखिर क्यों पिछड़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि आखिर आसियान समिट में ना जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा नुकसान तो नहीं कर लिया है। बदलती दुनिया में चीन का जो प्रभुत्व है अगर बढ़ेगा तो ये भारत के हितों के लिए एक बहुत बड़ा जो है झटका है। और ख़ास करके ट्रंप जिस तरीके से आसियान समिट में शामिल हुए, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भारत कहीं ना कहीं चाहे वो यूरोपियन नेशंस हो या फिर एशिया हो, यहाँ पर अलग थलग जो है आइसोलेशन में पड़ता नज़र आने लगा है। इसको कैसे देखा जाना चाहिए, कुछ सवाल आइए पहले अपने दर्शकों के सामने हम रखेंगे। उसके बाद आज इस बातचीत को एक बेहद ही खास मेहमान के ज़रिए समझने की कोशिश या फिर इसको एक नए तरीके से अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात यह कि बदलती वैश्विक व्यवस्था यानी कि दुनिया बदल रही है। अब ये कहा जा रहा है कि बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया बढ़ रही है और इसी में आसियान देशों का जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि आसियान वो देश हैं जिनका ट्रेड टैरिफ वॉर के बीच भी एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाता है। एक्सपोर्ट अगर यूएस की बात कर ले तो ये भी कहीं ना कहीं जो लगातार बहुत बड़ा जो मार्केट है, एक्सपोर्ट हब आसियान देशों को कहा जा रहा है। अमेरिकी खींचतान के बीच आसियान में ट्रेड में उछाल, ट्रंप की आसियान समिट यात्रा ने इसे और अहम बना दिया है। चीन पहले से ही फ्री ट्रेड अग्रीमेंट 3.0 ये कर चुका है और इसका फ़ायदा चीन उठा रहा है। अमेरिका ने अक्टूबर समिट के दौरान कई बायलैटरल किए हैं। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साउथ ईस्ट एशिया में भारत ऐसे में कितना मजबूत दिखता है, उसकी क्या तैयारी है। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान समिट में न जाकर कहीं भारत का बहुत बड़ा अहित तो नहीं कर दिया है। आखिर क्या बिहार इलेक्शंस की वजह से वो नहीं गए, या फिर जो दीपावली का एक उत्सव का बहाना बताया गया या फिर कारण बताया गया कि इस वजह से वो नहीं गए कुआलालंपुर में हुए आसियान समिट में। हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो कि ब्रुनेई साउथ ईस्ट नेशन है, ब्रुनेई दारुस्सलाम, उससे जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन अहमद, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और ही इज़ अ प्रोफेसर एट सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया फैकल्टी, यूनिवर्सिटी इस्लाम सुल्तान शरीफ अली, ब्रुनेई दारुस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन अहमद। धन्यवाद, नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे मंच पर पाकर हमें अति हर्ष हो रहा है और हमारे दर्शकों को भी मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी आप अगर अपनी जो जानकारी है कि ब्रुनेई में आप लंबे समय से वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आप नियुक्त हैं, जियो पॉलिटिक्स को मैं चाहती हूँ कि आपके नज़रिए से अपने दर्शकों तक पहुँचाया जाए, खास करके उस बैकग्राउंड में जब अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जिस तरीके से आसियान समिट हुआ, ट्रंप पहुंचे और उसके बाद बुसान में चीनी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन इन सभी के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां ना जाना, आप एक इंडियन ओरिजिन सिटीज़न होने के नाते और ब्रुनेई में आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके नाते इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? जी धन्यवाद। आपने मुझे आज बुलाया अपने प्रोग्राम में और मैं आपको और आपके जितने भी दर्शकगण हैं उनको अपना नमस्कार भेजता हूं। जी। और जो आपने सवाल किया है कि आज जो अभी पिछले जो एशियान का कन्वेंशन हुआ कुआलालंपुर में 27 या 28, 26, 27, 28 को, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसमें भाग नहीं लिया, उसका क्या असर पड़ेगा इस बात पर विचार करना है। पहली बात तो यह है कि हम पहले इस पर विचार करें, उससे पहले ये हमें समझना चाहिए कि एशियान क्या है जी। एशियान किसको कहते हैं और एशियान में कौन कौन से देश शामिल हैं। जी। तो एशियान एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि साउथ ईस्ट एशिया के आज के तारीख में 11 कंट्री शामिल हैं। पहले इसमें 5-6 ही लोग हुआ करते थे। 1967 में इसकी संरचना की गई और ये इसमें थाईलैंड का और जकार्ता और मलेशिया और कंबोडिया, ऐसे 6 कंट्रीज थे। धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते
अभी 10 था, लेकिन अब की जो कुआलालंपुर में जो टुकड़ा अलग हुआ है इंडोनेशिया से, जी लस्ते, तैमूर लस्ते, उसको भी शामिल कर लिया गया है। जी तो जी अब इसकी मेंबरशिप 11 है। 67 में इसकी नींव पड़ी थी और धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते इसमें इतने मेंबर आ गए। कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं, जैसे हम हैं, इंडिया है और चाइना है और उसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है। जी कुछ कंट्री ऐसे हैं जो उनको समिट लेवल पे वो मेंबरशिप दी गई है। और ये जो स्टार्ट हुआ है वो 202 में हम इंडिया को शामिल किया, लेकिन उसको पूरी समिट लेवल नहीं दी गई। 2005 से ये समिट लेवल का मेंबर रहा है और उसमें बताया मैंने कि चाइना और हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया और जापान और साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज में शामिल हैं। जी तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसकी जो ज्योग्राफिकल संरचना है उसमें पूरा इंडियन ओशन से लेकर के और पैसिफिक, साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन तक शामिल हो गया है। बहुत बड़ा एरिया है। जी और इसमें जो कंट्री हैं, सिंगापुर और मलेशिया और वियतनाम, थाईलैंड, जी वियतनाम, थाईलैंड और लाओस और कंबोडिया, ये सब बहुत ही अपराइजिंग कंट्री हो गए हैं। और वियतनाम की तो प्रोग्रेस बहुत तेज बढ़ रही है और सिंगापुर ऑलरेडी उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, 4थे या 5वें पे है वर्ल्ड में। और बुरनई भी बहुत रिच कंट्री है, इसकी भी 5वीं पोजीशन है पर कैपिटा। और यहाँ का जो लोग हैं उनके यहाँ जो बड़े शांतपुर लोग हैं और इनके अंदर एक कल्चरल सौहार्द भी है, लेकिन ये बहुत डाइवर्सिटी भी रखते हैं। इनकी लैंग्वेज अलग है, इनकी जो कल्चर है अलग है, खान पान अलग है, पोशाक अलग है और भाषा अलग है। उसके बावजूद इनका एक बहुत ही मजबूत संगठन ये बन गया है धीरे धीरे करके। और जिसमें आज आपने देखा कि अमेरिका ने भी आके वो शामिल हो गए और ट्रम्प साहब सीधे पहुंच गए। और इसमें रशिया भी शामिल है, जो उसका लेवल है, जो समिट लेवल के मेंबरशिप है उसमें रशिया भी है। तो इस तरह देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े ताकत जो दुनिया की हैं, बाइपोलर जिसको आप कह रही थी, वो बाइपोलर कह लीजिए या ट्राइपोलर कह लीजिए। चाइना इज ऑल्सो इमर्जिंग वन ऑफ द वेरी आई मीन स्ट्रॉन्ग country or super power of world, a very strong power, and he has a great influence in that area. Because Indo-China Sea जो इंडो-चाइना सी जो लिंक करता है इंडियन ओशन को और पैसिफिक ओशन को, उसमें इसका पूरा वर्चस्व है, पूरा उनका डोमिनेंस है। और अभी इशू भी थे इन एशियान कंट्री के 5 कंट्रियों के साथ, जैसे कि बुरनई, ताइवान और वियतनाम और मलेशिया, जो कि इनका इंडो चाइना के कुछ आइलैंड हैं इसमें साउथ चाइना सी में, उसको वो चाइना क्लेम करता है। बिल्कुल, फिलीपींस है जी, क्लेम करता है। और ये केस वहाँ पे बल्कि ट्रिब्यूनल में गया था, उसका जजमेंट भी आया जो कि चाइना मानने को तैयार नहीं है। जी जी। तो चाइना जो है अपनी अगर देखा जाए तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करता है। और उसकी जो ताकत है वो उसके फाइनेंशियल, वो यहाँ पे 2-3 चीज़ें वो करता है। एक तो फाइनेंस की मदद करता है, वो आर्थिक मदद करता है और स्मारक स्ट्रेटेजिकली मदद भी करता है। स्मारक वार में या वार के हालात में क्या होगा उसकी भी उसके बहुत एग्रीमेंट हैं। और ये भी कोशिश करता है कि उसकी बातें यहाँ पर मानी जाएं। यहाँ के कंट्री उसको मानते तो ज़रूर हैं, लेकिन अंदर से डरते भी हैं। ये बात हमें नोट करनी चाहिए कि यहाँ के लोग जो हैं उसको मानते हैं उसको, लेकिन अंदर से डरते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। कल क्या करेगा इसकी कोई बहुत बड़ी गारंटी नहीं है। तो इसलिए वो लोग जो हैं रुक के और बहुत दब के और बहुत ही आई मीन कुशलतापूर्वक उससे डील करते हैं। लेकिन जी प्रोफेसर निहालुद्दीन, ऐसे में सवाल है कि भारत के लिए ये बहुत ही बेहतर सिचुएशन है। जी यही मैं कहने जा रहा था। तो ये जो हालात है, इस हालात का हमें फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ठीक है उतनी आर्थिक मदद तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है और जो चाइना की है और जो टोटल ग्रोथ है उसका हम 1/10 भी, शायद 1/10 हैं। और यहाँ की जो आपने जैसे बताया, यहाँ की कुल पॉपुलेशन 67 करोड़ के आसपास है पूरे साउथ ईस्ट एशिया के 11 कंट्रियों की। और उसकी जो 4.9 और 4.5 ट्रिलियन
डॉलर जो है इसकी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है जो होने की उम्मीद की जा रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। लेकिन हमें यहाँ पे एज ए लीडर थ्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें एज ए को पार्टनर, इसको अगर हम लोग उनसे बात करें और पार्टनर और सपोर्टिव तरीके से सपोर्टर और पार्टनर सपोर्टर कह लीजिए या पार्टनर के तरीके से इनके साथ हमें मिलजुल के काम करना चाहिए, जिससे कि इनका विश्वास और इनकी कॉन्फिडेंस को हम गेन कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर निहालुद्दीन, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन जब ब्रेक से मैं लौटूंगी तो ज़रूर आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि इस वक्त भारत के रोल को कैसे देख रहे हैं आसियान कंट्रीज़, क्योंकि जब पीएम मोदी वहां पर नहीं जाते, उनकी जगह जयशंकर प्रतिनिधित्व करते हैं भारत का, तो फिर जो बहुत ज़्यादा एक वैक्यूम बन जाता है। हालांकि रीज़न और कारण तो ये बताया गया कि दीपावली उत्सव की वजह से या फिर पूर्व नियोजित कार्यक्रमों की वजह से पीएम मोदी वहाँ पर नहीं गए, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है उन देशों के बीच में क्या बातचीत हो रही है, इसको समझने की कोशिश आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक से लौटने के बाद। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन अहमद ब्रुनेई से जुड़े हुए हैं, जो कि जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आसियान समिट जो हाल में ही संपन्न हुआ है उसमें भारत की भूमिका को वो कैसे देखते हैं, यही हम वहाँ से अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन, मैं समझना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए, जिन कारणों को बताया गया, वहाँ पर विशेषज्ञ और आप भी वहाँ पर मौजूद हैं, आप इस पूरे आयोजन को कैसे देखते हैं? खास करके जयशंकर ने जिस तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत का रिप्रेजेंटेशन किया, कई देशों के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और वहीं पर मार्को रूबियो से भी वो मिले, लेकिन ओवरऑल आसियान देशों में आप इसे कैसे देख रहे हैं, भारत के प्रतिनिधित्व को? इसमें बहुत बड़ा नुकसान तो हो गया हम लोगों का, क्योंकि हमें जो गैप था, जैसे मैंने बताया कि अभी यहाँ पे लोग जो हैं वो चाइना के साथ उनकी दोस्ती अच्छी है और उन पर वो उनके साथ उनकी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिकली वो उनसे इन्वॉल्व भी हैं, लेकिन उनके अंदर एक संशय बना रहता है, क्योंकि चाइना के साथ उन्हें एक डर लगा रहता है और इस चीज़ का फ़ायदा हमको उठाना चाहिए था। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आते तो उनको एक मौका मिलता कि वो इन कंट्री के जो 11 कंट्री जो हैं, 11 देश जो उसके मेंबर थे और बकिया जैसे कि ऑस्ट्रेलिया था, जापान था, साउथ कोरिया था, न्यूजीलैंड था, इनके भी लीडरों से बात करने का मौका मिलता और हमारे जो और टैरिफ के मसले हैं वो भी सुलझाए जा सकते थे। लेकिन अब वो तो वक्त निकल गया और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने तो मुलाकात की रूबियो से, जो अमेरिकन के विदेश मंत्री हैं उनसे बात की और उसके बाद जापान से भी बात की, न्यूजीलैंड से भी बात की और इस तरह से और उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो असर नहीं पैदा होता जो एक प्रधानमंत्री का, जिस असल में कंट्री जो है, जो सार्क कंट्री है या कोई भी कंट्री हो, वो एक कॉन्फिडेंस चाहते हैं हेड ऑफ द स्टेट से। किसी मिनिस्टर से वो बात नहीं पैदा हो सकती थी। उनको जो यकीन होना चाहिए था, जो उनके कॉन्फिडेंस ग्रो होना चाहिए था, वो तो प्रधानमंत्री से मिलने के बाद ही होता। और इसका फायदा न मिल करके चाइना को मौका मिल गया। चाइना ने इसमें कई अपने कॉरिडोर बातें की हैं, जैसे कि कन्वेंशंस में होता है कि बगल के कॉरिडोर में बैठ के लोग अपना एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, और इसमें हमने भी किया है। हमने भी अभी अमेरिका से बात की और कई देशों से बात की, लेकिन उसका वो चीज़ नहीं बन पाया। देखिए, हमको इस साउथ ईस्ट एशिया को एक बात को समझनी चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद हम लोग अभी नई जनरेशन को लोग नहीं जानते हैं। ये जो है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुई, वैसे ही यहाँ पर एक ऐसे जितने भी कंट्रीज हैं, जैसे कि थाईलैंड है या जकार्ता मीन्स इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये सब मिलना शुरू हो गए। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सुकार्नो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट होते थे, उनकी बड़ी अच्छी मित्रता थी। बल्कि इंडोनेशिया के प्रधान सुकार्नो ने कहा था कि इंडिया इज आवर बिग ब्रदर इन द एशियन ब्रदरहुड। तो इस तरह से हमारी एक भूमिका बन चुकी थी। और हमने एक सम्मेलन 1955 में हुआ, मुझे याद आता है, उसमें भाग लिया हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और यू थांत ने, जो कि थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त होते थे, और सुकार्नो ने, और तंकु अब्दुल रहमान मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने। और इस तरह से एक एशियान की जो पहली भूमिका थी, जो सर्वसर में बनी, उससे बहुत पहले ही एक तरह से बन गई थी। और ये लोग नॉन अलाइंड कंट्री के
के जो मेंबरशिप तो नहीं ली थी उन्होंने, लेकिन उसी के जो पॉलिसीज थी उस पर ये फॉलो करते थे कि किसी से ज्यादा मतलब ना अमेरिका में थे किसी गुट में वो शामिल नहीं हुए थे। जी हाँ, शामिल हाँ जी बिल्कुल, ये आसियान कंट्रीज किसी गुट में शामिल नहीं थे, बल्कि मैं कह तो रहा हूँ कि वो नॉन अलाइन में भी नहीं थे और किसी में शामिल नहीं हुए थे, और बहुत अच्छा मौका था। लेकिन दे आर वर्किंग in line with the non-aligned country, which is led by our Prime Minister Nehru and Tito and Abdul Nasser from Egypt. So it was a very good combination, and हमने उसको बड़ी मदद की। और उन्होंने देखिए हमारी जो आज़ादी की लड़ाई हुई मलेशिया जहाँ पर गए थे, अभी हुआ है ये कोलालमपुर में, वो तंको अब्दुल रहमान के वक्त, तो इंडिया ने 1957 में मदद की, और पहला कंट्री है इंडिया who recognizes Malaysia as a country. तो इस तरह से रिश्ते बहुत अच्छे थे। हमने बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स भेजे कोलालमपुर में और मलेशिया में तो उसको डेवलप करने के लिए, और यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन जो वहाँ का लिखा गया उसमें हम लोग, हमारा एक जज शामिल था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे करके इस एरिया को स्पेस दे दिया दूसरों के लिए, और आज वहाँ पे हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती जा रही है, क्योंकि चाइना उसको टेक ओवर करता जा रहा है। चाइना तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करता है और वहाँ पहुँच जाता है। सर एक सवाल ऐसे में मैं समझना चाहती हूँ, RCEP से भारत का निकलना, ऐसे में जो कि रीजनल इकोनॉमिक फोरम था उससे भारत निकल चुका, ये कह के कि यहाँ पर चीन का प्रभुत्व ज़्यादा दिखता है, चीन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। क्या ये भारत का एक नुकसान देह साबित हुआ ये फैसला जो भारत ने किया? रीजनल इकोनॉमिक फोरम से जो RCEP जो है उससे निकला भारत का ये फैसला, क्या उल्टा पड़ रहा है अब? ये जरूर पड़ रहा है, क्योंकि देखिए हमें तो जितना, देखिए हम अगर चाहते तो दुनिया की तीसरी ताकत तो बन ही सकते हैं। अभी आज अमेरिका है और चाइना है, उसके बाद हम तो हो ही सकते थे, और उसके लिए लेकिन हमारे लिए एक लीडरशिप चाहिए और लोगों का विश्वास चाहिए। लेकिन अगर हम जब वहां जाएंगे नहीं, वहां पर उनकी वक्त पे मदद नहीं करेंगे, या उनके साथ मदद ना करिए, आप खड़े तो होइए, उनके साथ बात तो करिए, उनके साथ उनके इश्यूज पे उनके साथ इंटरनेशनली आप खड़े हो जाइए, उनकी वकालत करिए। तो अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी तो जो एक भूमिका होनी चाहिए वर्ल्ड में वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। जी तो हमें तो अब बताइए, इतना अच्छा मौका था, यहाँ पे नया कंट्री आया तिमोर लेस्टे जो है इंडोनेशिया से अलग हुआ है, और फिर उसको भी मेंबरशिप दे दी गई। उसके बाद थाईलैंड और कंबोडिया का इस मलेशिया के जो अभी कन्वेंशन जो कॉन्समिट हुई उसमें एक समझौता भी कराया ट्रंप ने आकर के, और उसमें थाईलैंड कंबोडिया का युद्ध विराम करा दिया, और कोलालमपुर में भी समझौता कराया उन्होंने, जो बहुत सी चीजें थी सुरंगों की, और पूरा उसके अंदर कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें बारूद की सुरंग। तो इस तरह से इनिशिएटिव लिया। अगर हम होते तो इनिशिएटिव हम भी लेते, लेकिन इनिशिएटिव हमने नहीं लिया, और आखिर ट्रंप को मौका दे दिया, और ट्रंप ने आके इस काम को पूरा किया। तो ट्रंप की जो भागीदारी है वो ये शो करती है कि एशियान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन हैविंग इन द आईज ऑफ अमेरिका। यूएस कैनॉट निग्लेक्ट एंड ओवरलुक द एशियन कंट्री, क्योंकि दैट इज अ वेरी वास्ट कंट्री एरिया। यू कैन सी फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया का जो बॉर्डर है उसके नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के आसपास है, और इधर चले जाइए तो इंडिया के आसपास है। ये आचे जो है वो हमारे कंट्री के, हमारे जो वो हमारा है ना जो आइलैंड, जी यहाँ पे क्या था जब, तो उसके बहुत नजदीक है, 400-500 किलोमीटर है, बल्कि हमारा कंट्री कलकत्ता या मद्रास बहुत दूर है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया के नजदीक है आचे, जो जकार्ता का हिस्सा है। और ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मलाक्का स्ट्रेट है, स्टेट जिसके जरिए 60% जो वो होती है, क्या कहते हैं, जो ट्रेड होती है, ट्रेड वो इसी के जरिए गुजरती है, जो मलाक्का स्ट्रेट है। और ये हिस्टोरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको शायद पता होगा कि जब पुर्तगीज आया तो इसी स्टेट को कब्जा करने के बाद फिलीपीन और मलेशिया को कब्जा कर पाए पुर्तगीज। बाद में डच और ब्रिटिश आए यहाँ पे और कब्जा किया। तो जो मलाक्का स्ट्रेट है वो भी इसी एरिया में आता है, और वो लिंक करता है साउथ चाइना सी को और इंडियन ओशन को मिलाता है। तो अगर देखा जाए तो टेक्निकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर अस एंड फॉर द वर्ल्ड। सो वी कुड हैव टेकन a very delicate care. I am not talking a blunt care, delicate care. We can handle this, because there are many countries. I told you it has a many different languages, different culture, different historical background, political background, from monarchy to the democratic country.
So जी, it requires a very delicate hand, but very प्रायोरिटी। shrewd and जी, very clever ऐसे move में मैं from इंडिया की India. उन पॉलिसी का जिक्र करती हूँ, लुक ईस्ट, जो पॉलिसी भारत सरकार चला रही है, लुक ईस्ट पॉलिसी, और उसका कितना असर इन देशों पर पड़ रहा है। वो तो कह रही है। मैं समझूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पर, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन अहमद ब्रुनेई से जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ ब्रुनेई से लगातार जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन अहमद। उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि साउथ ईस्ट नेशन ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में ऐसा लगता है कि चीन लगातार अपना प्रभुत्व मजबूत बना रहा है और भारत आइसोलेशन में जा रहा है। और इस पर भारत सरकार के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इस वक्त एक्शन में भी नज़र नहीं आते हैं। प्रोफेसर निहालुद्दीन, मैं वर्तमान भारत सरकार की जो पॉलिसी है लुक ईस्ट, बार बार ये दावा किया जाता है कि वो यहाँ पर इन देशों को जो है लगातार प्राथमिकता देते हैं, प्रमुखता देते आ रहे हैं, लेकिन मैं ट्रेड के पैमाने पर ही देखती हूँ कि चीन लगातार यहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए, और अब तो सीधा सीधा अमेरिकी दखल भी सामने आ रही है। तो क्या यही एक वजह है कि क्योंकि यूएस का इंटरेस्ट बढ़ गया है, इंडिया ने वो ज़मीन छोड़ देने में ही भलाई समझी है? ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि अमेरिका के आ जाने से इंडिया को ने जमीन छोड़ी है, लेकिन कोई और भी वजह हो सकती है। क्योंकि देखिए, एक बड़ी खास बात है, अगर एक चीज आपको पता है, क्वाड एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है, जापान और अमेरिका और कनाडा है। तो ये देखिए, इसीलिए बनाया गया था। ये जो बनाया गया उसमें इंडिया भी शामिल है। अगर आप इसको देखें, उसकी जो उसको बनाने की वजह थी वो यही थी कि चाइना के इन्फ्लुएंस को इस पैसिफिक में कैसे कम किया जाए। लेकिन आप देखिए, वहां क्वाड के सभी लोग आए हुए थे, और लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है वहां पर। अगर आते तो क्वाड की बात होती। और दूसरी बात यह कि एशियान की समिट नहीं थी पूरी ये, इसमें ईस्ट एशिया समिट जिसको ईएस कहा जाता है, जिसके ये सब रशिया और चाइना और इंडिया और ये सब मेंबर थे, वो उसकी भी वो समिट थी। बाय द वे, उसका जो एशियान का चेयर पर्सन होता है वही इसको भी चेयर करता है। लेकिन ये अलग से है 9 कंट्रियों की, जिसे कहते हैं ईस्ट एशिया समिट। तो इसमें ना आने का मतलब 3 चीजों का नुकसान हुआ। एक तो आप क्वेट के मेंबर से नहीं मिले, ना उनसे बात कर पाए, ना आप ईस्ट एशिया समिट से मिल पाए। एशियान तो बड़ा लार्जर एम्ब्रेला ग्रुप है, लेकिन इसके बहुत से और भी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंडर में, और जो कि हमारे लिए बड़ा स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहे थे। लेकिन अब मैं क्या बताऊं इस पे कि हमारे ना आने से इंडो जापान यूएस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान और इंडिया का और यूएस का रिलेशन, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ सभी थे, और बल्कि चाइना का प्राइम मिनिस्टर भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो हम वो यहाँ आकर के देखिए, लीडरशिप ली जाती है, लीडरशिप मांगी नहीं जाती है। इट इज और नाइदर इट इज थर्स्ट अपॉन यू, यू हैव टू एक्वायर इट, दिस इज अ रूल। और ये कोई हमारा रूल नहीं है, वर्ल्ड का चला, जब से दुनिया बनी है तब से ऐसे ही लीडरशिप ली जाती है। तो अगर कोई ये समझते हैं हम लोग कि हमको लीडरशिप दी जाएगी क्योंकि हम बड़े अच्छे लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। अच्छा और खराब की बात नहीं है, यहाँ पर हम क्या डिलीवर कर सकते हैं। तो हमें डिलीवरी के लिए कल्चर, क्योंकि कल्चरली हम सबसे नजदीक हैं। अगर देखा जाए, जब आपने कल्चरली की बात कही, तो ज़्यादातर जो वहाँ पर आबादी है वो सुन्नी बहुल देश हैं। ये मैं समझना चाहूँगी कि मुस्लिम बहुल देशों में भारत की राजनीति के प्रति कुछ नकारात्मक विचारधाराएं भी मजबूत हो रही हैं क्या? ये कुछ भारत की छवि इस वजह से भी या तो नेगेटिव मोड में जा रही है? कुछ इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये जितने कंट्री हैं जिसकी बात कर रहा हूँ, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, बुर्नई है, इवन सिंगापुर है, यहाँ जितने मुसलमान रहते हैं इस इलाके में। और अभी आपको अगर देख लें तो कंबोडिया में भी कम पॉपुलेशन है लेकिन है, वियतनाम में भी कम पॉपुलेशन है लेकिन है, थाईलैंड में भी कम पॉपुलेशन है लेकिन मुस्लिम वहाँ रहते हैं, बर्मा में भी है। ये पूरे इलाके में जहाँ 11 कंट्री हैं, यहाँ पर सुन्नी मुसलमान रहते हैं। और देखिए, हमने एक गलती तो की है कि हमने अपने जो डोमेस्टिक पॉलिसी है और फॉरेन पॉलिसी को मिला के, दोनों को मिला कर हम मूव करते हैं, यही गलती करते हैं। डोमेस्टिक पॉलिसी शुड बी सेपरेट, और इंटरनेशनल और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो अलग होना चाहिए। लेकिन हम हमेशा फॉरेन पॉलिसी को पर डोमेस्टिक पॉलिसी
को प्रश्रय दे देते हैं अपने थोड़े से इलेक्शन को जीतने और हारने के लिए। इसका बहुत नुकसान होगा। अभी कम हुआ है, मैं समझता हूँ आने वाला वक्त में ज़्यादा होगा। हमारे रिश्ते ये जो कंट्री हैं गल्फ, इनसे भी ख़राब हो रहे हैं, मुझे खबर मिलती है, या और भी जो कंट्री हैं। ऐसा नहीं कि वो जितना मोहब्बत वो आपसे मैंने कहा कि जितना इंडिया से करते थे पाकिस्तान से कभी नहीं करते थे वो। आपसे कहा मैंने कि सुकार्नो ने आज नहीं 49 में कहा था कि इंडिया इज आवर एल्डर ब्रदर, और दो बार हमारे मलेशिया के लोग गए। मलेशिया ने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू से 1957 में कि हमको आदमी दीजिए, तो हमने टीचर और डॉक्टर और इंजीनियर सब कुछ दिए। तो वो ऐसा रिश्ता हिंदू मुसलमान का कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन आजकल जो डिजिटलाइजेशन का जमाना है, आप एक चीज होती है इंडिया में, वो तुरंत यहाँ के वीडियो घूमने लगते हैं, यहाँ के लोगों के मोबाइल में वो वीडियो आ जाते हैं और देर सवेर वो उस पर कमेंट मांगते हैं। तो हमें जरा इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश बड़ा है और इलेक्शन तो हमारे आते जाते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सा टैरिफ का, क्योंकि असर आसियान देशों पर भी पड़ा है, और टैरिफ और इसके बावजूद आसियान कंट्रीज़ अभी भी यूएस के एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर इन देशों पर 19 से 20% का ही यूएस टैरिफ लागू किया गया। जी यस, हमारा बुरनई जो है 19% है, इंडोनेशिया भी ऐसे ही 20 के आसपास है, मलेशिया। क्योंकि हमने जो है हमारा जो रिश्ता है अमेरिका से, यहाँ के जो एशियान कंट्री के जो रिश्ता है वो और बढ़ाना चाहता है अमेरिका। वो चाहता है कि इनको अपनी झोली में ले ले। चाइना का जो प्रेशर है या चाइना का जो यहाँ असर है या जो इनका जो उसको हटाना चाहता है। चाइना के अपने जो चाइना के हम लोग जो चाइना की टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं एशियान कंट्री, और चाइना भी चाहता है कि एशियान कंट्री पे हमारा उसका वर्चस्व बना रहे, तो उसको हटाने के लिए अमेरिका जो है अपनी पॉलिसीज में थोड़ा लिबरल हो रहा है एशियान कंट्री के लिए, और उसके लिए टैरिफ कम है। हमारे यहाँ 25+25 डबल 50, तो इस तरह सी चीज़ें नहीं है। तो इसलिए अमेरिका का इस वक्त तुरंत जो डायरेक्शन है या जो उसका इंटरेस्ट पैदा हो गया है इस इलाके में, ये भी एक बड़ा अलार्मिंग है। और हमारे लिए और अगर हम अपना बनाना भी चाहें तो मुझे लगता है अब थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी, ऐसे में डॉक्टर निहालुद्दीन, मैं समझना चाहती हूँ कि कहीं ये यूरोपियन वर्ल्ड की China+1 ये जो स्ट्रैटेजी थी जिसमें भारत फिट बैठता था, और अब ऐसा लग रहा है कि China+1 इस यूरोपियन स्ट्रैटेजी में आसियान फिट बैठ रहा है और भारत कहीं। जी, इस पर एक टिप्पणी जरूर लेना चाहूंगी। ऐसा है कि पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका ने इंडिया को चाइना को बैलेंस करने के लिए मदद करने की कोशिश की। आपने बाइडेन के ज़माने में देखा, और बल्कि जो पहला टर्म था ट्रम्प का, उसमें भी देखा, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इंडिया जो है चाइना को बैलेंस कर सकता है इस इलाके में। लेकिन हमने कुछ ऐसा किया या कुछ उनको लगा, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी कैसे कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगा हमने निराश किया, हाँ निराश किया समझ लीजिए। तो अमेरिका ने कहा कि मुझे ऑल्टरनेट चाहिए। तो ऑल्टरनेट कौन देगा, हमारे पास कोई है नहीं सिवा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के। और वो एक कंट्री नहीं है बल्कि उनका पूरा समूह है एशियान के, कर लीजिए, और या एशिया इस समिट कह लीजिए, जो भी नाम दे दीजिए, वो चाइना के चारों तरफ घेरे हुए हैं। साउथ में कोरिया से लेते हुए आप चले आइए नीचे, वियतनाम आ जाइए, फिर इधर बुरनई आ जाइए, फिर इधर आगे बढ़िए तो मलेशिया आ जाइए, उधर बढ़िए तो मतलब ये पूरा जो इलाका है साउथ जो साउथ चाइना सी से लेके हुए इंडियन ओशन तक आता है, मलेशिया से लेके होते हुए उधर जकार्ता से लेते हुए आचे तक लेते हुए हम इंडिया के पास पहुंच जाते हैं। तो ये जो इलाका है पूरा साउथ ईस्ट एशिया से है। तो अमेरिका का जो मुझे लगता है शिफ्ट है ये चाइना, उसकी पॉलिसी तो वो वही है कि चाइना को वो कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन अब उसमें किसको इंस्ट्रूमेंट बनाता है, उस इंस्ट्रूमेंट की तरफ वो शिफ्ट हो गया है। मुझे लगता है कि इसीलिए आज हमें उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है इंडिया को जितनी पहले मिलती थी 6 महीने साल भर पहले या कुछ महीने पहले। अब वो स्थिति नहीं रही हमारी। अब इसकी तो हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, हमें एग्जामिन करना पड़ेगा कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही हैं, और इसका नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। हमारा कंट्री के आम जनता में तकलीफ होगी इस चीज़ की। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में मैं चाहती हूँ कि भारत का जो व्यापार है इन देशों के साथ, इस पर भी आप एक छोटी सी टिप्पणी ज़रूर करें, क्योंकि भारत और आसियान देशों के बीच ट्रेड को लेकर बड़े बड़े दावे होते हैं, और लुक ईस्ट पॉलिसी का जिक्र मैं पहले ही कर चुकी हूँ इस कार्यक्रम के दौरान। ट्रेड पर जी जो हमारा ईस्ट एक्ट है वो है तो कहने के लिए, लेकिन यहाँ की किसी दुकान पे चले जाइए, पूरा या बड़ी से छोटा सामान कार से लेके या सुई तक लेनी है, सब चाइनीज माल भरे हुए हैं।
देखिए यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करते। ये देखिए ब्रुनेई अमीर कंट्री है, यहाँ कुछ नहीं होता है। ये लोग गैस और ऑयल पे हम लोग इनकी जो मेन इकोनॉमी है, और प्रोडक्शन के नाम पे थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन इसकी जो पूरी सप्लाई है वो चाइना के लोग करते हैं। वही हाल मलेशिया में, वही हाल सिंगापुर में है, वही हाल इंडोनेशिया में। किसी कंट्री में आप चले जाइए एशियान के, आपको देखने को लगेगा कि मार्केट आप चाइना की मार्केट में आ गए हैं। इंडिया के कुछ सामान बिकते हैं लेकिन वो बहुत कम है, और जो भी बिकते हैं उसके दाम भी कंपेयर टू चाइनीज मार्केट के जो रेट है उससे ज्यादा होते हैं। तो अगर हम कहें कि जो आप देख लीजिए हमारा जो ट्रेड है एशियान कंट्री में वो गिरा है। अगर आप देखें, मुझे याद नहीं आ रही है फिगर, लेकिन मैं कहीं देख रहा था उसमें वो ट्रेड गिरा है एशियान कंट्री में जो हमारा एक्सपोर्ट है। और जहां तक सवाल है इंपोर्ट करने का, तो हम क्या यहाँ से बहुत कुछ, यहाँ देखिए ब्रुनेई से पेट्रोल लेते हैं हम इंडिया से, शायद ब्रुनेई शायद थर्ड मेजर कंट्री, जो हमारा थर्ड जो आयल है वो इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं। और कुछ चीजें हम करते हैं, गैस की भी करते हैं। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ चीजें हम इंडोनेशिया से करते हैं, जैसे कि कोयला है और भी कुछ चीज़ें हैं। अगर मैं इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री है। आप हमें और या दुनिया को पता है अब कि जितने भी ये जो अर्थ मिनरल्स हैं वहाँ बहुत हैं, वहाँ पर बहुत से मिनरल्स उनकी ज़मीनों में हैं, और वहाँ अभी बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड कंट्री है वो। वहाँ अगर उनसे रिश्ते ठीक किए जाए और काम, वहाँ अमेरिका इसीलिए जा रहा है वहाँ। अच्छा, वो इतना ज़्यादा एरिया है कि वहाँ इनहेबिटेशन भी नहीं, 17,000 आइलैंड है इंडोनेशिया में। अब आप सोचिए वहाँ इतने बहुत से आइलैंड हैं जो वहाँ अनइनहेबिटेड है, वहाँ कोई नहीं रहता है। और अभी बहुत से आइलैंड पे चाइना बात कर रहा है कि हम उनको लीज पे दे दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है जैसे श्रीलंका पे उन्होंने ले लिया या और भी कंट्रियों पे ले लिया, तो फिर और भी मुश्किल होती जाएगी। बिल्कुल, एक ब्रेक लूंगी मैं इसी मोड पे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। जुड़े रहिए जिस टीवी पर। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन अहमद, ब्रुनेई से जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आसियान समिट और भारत के इन्फ्लुएंस को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन का प्रभुत्व पहले के मुकाबले इन देशों पर और मजबूत हुआ है, और ख़ास करके जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ये भी इस पूरे के पूरे रीजन को, दुनिया भर में जो दुनिया बदल रही है, बाइपोलर के रूप में सामने आ रही है, जिसमें एक पक्ष, एक पोल अमेरिका का दिखता है और दूसरा पोल चाइना का दिखता है। इसी खींचतान में आसियान देशों को जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिल रही है, लेकिन इस इम्पॉर्टेंस में भारत का जो रोल पहले इम्पॉर्टेंट हुआ करता है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं अब सिमटता नज़र आता है। डॉक्टर निहालुद्दीन, मैं समझना चाहती हूँ कि ऐसे में क्या मिलिट्री ही रह जाती है, इंडियन मिलिट्री, जिसका पैसिफिक ओशन या फिर साउथ चाइना सी में जिस तरीके से वियतनाम, फिलीपींस का चाइना के साथ टेंशन चल रहा है, क्या एक यही पक्ष है जिसके ज़रिए भारत अपनी आर्थिक स्थिति भी इन देशों में मजबूत बना सकता है? बहुत कुछ पॉजिटिव दिखते हैं सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन उसका फ़ायदा व्यापार के रूप में ट्रांसलेट होता हुआ नज़र नहीं आता। जैसा आपने कहा कि पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है वो भी चीन के मुकाबले या फिर अमेरिका के मुकाबले भारत के हित में है। जी देखिए, अगर हम चाहें और अगर हम इस पे पीपल टू पीपल कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप चले जाइए सिंगापुर में, तो उसकी एक 9% पॉपुलेशन 10% इंडियन की है, और वहाँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रेसिडेंट भी रहता है इंडियन बाई रेस, और वहाँ जितने ऑफिशियल्स हैं। मलेशिया का भी यही हाल है, जजेस हैं, ब्यूरोक्रेसी है। बताया ना कि उस जमाने में बहुत से इंडियन लाए गए और बसाए गए, और वहाँ की भी 10% पॉपुलेशन इंडियन है। ब्रुनेई में भी अच्छी खासी इंडियन, लेकिन चाइनीज भी रहते हैं। या नहीं मैं कह सकता कि सिर्फ इंडियन ही रहते हैं, चाइनीज और इंडियन दोनों मलय रेस के बाद कंपीट करते हैं, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो। ये मेजर कंट्री बात कर रहा हूँ। वियतनाम में भी अभी जब से कि आप देखिए, वियतनाम भी बहुत तेज प्रोग्रेस कर रहा है और उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, वो हमसे ज्यादा हो गई। आप देख लीजिए, अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, तो मैं भी गया भी था वहाँ नए नए
मार्केट खुल रहे हैं और नई नई चीजें बन रही हैं। और जहां तक सवाल है कि चाइना से अभी उसकी दोस्ती बनी नहीं है, वो बहुत ज्यादा अभी इतना क्लोज नहीं है, लेकिन कंबोडिया, लाओस और ये बर्मा, ये तो चाइना के करीब है क्योंकि बॉर्डर भी मिलते जुलते हैं। लेकिन जो इधर नीचे के कंट्री हैं जिससे कि हम साउथ चाइना सी को घेर सकते हैं, चाइना को, और नीचे इंडिया ओशन तक आ सकते हैं, वहां सब मुस्लिम कंट्री ज्यादा है। और यहाँ पे हम अपने रिश्ते अच्छे बना सकते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट से अच्छे बन सकते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि जाकार्ता को ही अगर इंडोनेशिया से ही अच्छी बना लिया जाए। देखिए बांदुंग का वो जमाना था 1955, जबकि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को वहाँ पर उन्होंने उसकी सदारत की थी, और वहाँ पे जाकार्ता के जो प्रेसिडेंट थे सुकार्नो, उनसे बहुत अच्छी रिश्ते थे। और वही हाल मलेशिया के पुराने लोगों से, जो पुराने लीडरशिप थी, उससे बहुत अच्छे रिश्ते थे। तंकु अब्दुल रहमान थे, तब तो तंकु अब्दुल रज्जाक थे, यहाँ तक कि महातिर से भी थे। लेकिन महातिर आप आजकल पता नहीं, मुझे लगता है उसके कई स्टेटमेंट मैंने देखे हैं, वो कुछ एंटी इंडिया की बात करते रहते हैं। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो खबरें आती हैं इंडिया से, वो शायद उनको विचलित करती हों, ये भी हो सकता है। हमें जरा ये सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा अपने इलेक्शन के लिए ही। अब हम अपने निहालुद्दीन जी, ठीक है प्रोफेसर निहालुद्दीन, ऐसे में मैं जयशंकर की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर एक टिप्पणी ज़रूर आपसे, एक कमेंट लेना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि पिछले 11 सालों में एज अ फॉरेन मिनिस्टर इंडियन फॉरेन पॉलिसी को जो शेप देना चाहिए था, हालांकि लुक ईस्ट पॉलिसी का जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ, नॉन अलाइनमेंट नहीं बल्कि मल्टी अलाइनमेंट की बात विदेश मंत्री करते रहे हैं, तो मैं विदेश नीति आसियान कंट्रीज़ के तरफ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की लीडरशिप में आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? क्या इसे फेल्योर कहा जाए इस वक्त? देखिए, नॉन अलायंस छोड़ के मल्टी अलायंस जो आपने कहा, अभी हमने कोई अलायंस किससे किया है इधर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में? और दूसरी बात यह कि जयशंकर जी जब से हैं, आप देखिए जो हमारे नेबरिंग कंट्री है वो भी हमसे दूर हैं। हमारे रिश्ते न श्रीलंका से अच्छे हैं, हमारे रिश्ते वो जो दूसरा छोटा कंट्री है मालदीव, उससे अच्छे हैं, ना बांग्लादेश से अच्छे हैं, ना नेपाल से अच्छे हैं, यहाँ तक कि भूटान से। पाकिस्तान की तो बात छोड़ दीजिए। और पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया, उसने चाइना से दोस्ती कर ली और बड़ी अच्छी दोस्ती कर ली। और देखिए वो इस वक्त अमेरिका की गोद में भी बैठा हुआ है। क्या वजह है कि अमेरिका भी उसको सहलाता है, चाइना भी सहलाता है, और रशिया भी कोई नाराज नहीं है। तो ये तो कहीं ना कहीं हमें ये तो रिजल्ट खुद ही बता रहा है कि हम कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली या जियोपॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। हमने क्या करना है, ये तो अब मतलब हमें कहने की कोई जरूरत नहीं कि कैसी पॉलिसी जयशंकर जी ने बनाई है, वो तो दिखाई दे रही है। और अगर हमारे पड़ोसी हमारे पास नहीं रहेंगे तो दूसरे मुल्क हमारे नजदीक कैसे आएंगे? आप बताइए, आपके घर में अगर आपके माँ बाप या आपकी बीवी या आपके शौहर आपके साथ नहीं रहता हो तो पड़ोसी पहले आप यकीन कैसे करेंगे? कहेंगे यार ये तो अपने घर में ही इनके लिए ना इत्तफाकी है, तो हम क्या करें? तो ये हमें तो बताना पड़ेगा, ये यार वनडे जॉब नहीं है। पहले देखना पड़ेगा कि अगर हम अपने पड़ोसियों से अच्छा नहीं रिश्ता रखते हैं तो उसका फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ आवर नॉट गुड रिलेशन विद अमेरिका। ठीक है प्रोफेसर निहालुद्दीन, एक आखिरी सवाल। भारत 2025 को टूरिज्म ईयर में सेलिब्रेट कर रहा है, आसियान देशों की अगर बात करूं। हाँ, वो कर रहा है जी। तो ये जो टूरिज्म का सहारा ले रहा है भारत आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, इसे आप कैसे देखते हैं? एक बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी, समय अब समाप्ति का इशारा कर रही है। ये इट इज अ गुड मूव प्रोवाइडेड इट बी मैनेज प्रॉपरली। ऐसा ना हो कि वहां पे जाएं तो वीजे की प्रॉब्लम आए, ऐसा ना हो कि वहां के लोग हम लोग ये भी है कि हमें कुछ सिविक सेंस भी कम है हमारे इंडिया। हम माफ करिएगा, हम लोग जो फॉरेन के लोग आते हैं तो उनके साथ ठीक से व्यवहार, उसमें सरकार क्या कर सकती है? हम ही लोग अपने जो जनता है, जो हमारी पब्लिक है, वही ठीक से व्यवहार नहीं करती। होटल वाले उसको चूसना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले भी उसको चाहते हैं कि कितना एक्सप्लॉइट कर ले। तो इस तरह की चीज़ें अगर बचा करके हम कर सके तो इट विल बी अ गुड रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकती है। लेकिन उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा और उसको प्रॉपरली एक्सक्यूट करना होगा। पॉलिसी बनाने से नहीं काम होता, पॉलिसी का एक्सक्यूशन भी देखना चाहिए, जो हमारे अंदर कमी रहती है अक्सर। बिल्कुल, पॉलिसी का जो रिजल्ट जो है वो फिलहाल लो केस्ट पॉलिसी का नज़र नहीं आता है। और टूरिज़्म भी इस साल जो है ईयर के रूप में भारत मना रहा है आसियान देशों के साथ, लेकिन उसका कितना इम्पैक्ट है ये साल के आखिर में जब रिपोर्ट्स बनेंगी तभी उसका पता चल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और अब
दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि ब्रुनेई से प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन अहमद हमारे साथ जुड़े हुए थे। आसियान कंट्रीज़ में भारत का जो रोल है या फिर भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो लगातार सिमटता जा रहा है। आप इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं? हम तक अपने विचार शेयर करें। info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजकर और साथ ही neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।